Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So हम आज की वीडियो में HTET TGT साइंस का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे और इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ और कुछ क्वेश्चंस हम उन वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में HTET TGT साइंस के जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस जो हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो पहले मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, उनमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में वो 60 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो पेपर है आपका, ये है आपका HTET TGT साइंस का, जो कि कंडक्ट किया गया था 2020 में। 2020 वाला पेपर जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें जो है आपका एक क्वेश्चन था 134 क्वेश्चन नंबर 134। तो उसका जो है करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। वो आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन उसका ठीक आंसर बनेगा। तो अच्छा लगा मुझे जान के कि आप खुद से भी ट्राई करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि एक कमेंट आया था मुझे एक लर्नर का, तो उन्होंने बोला कि इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, तो उसका आंसर फर्स्ट ही आएगा। और हरियाणा बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर किए थे उसमें भी फर्स्ट ही दिया हुआ है, तो वो आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। तो अच्छी बात है ये कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, मतलब आप खुद ट्राई करते हैं क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, तो तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। और चलिए आज की वीडियो में हम अपने आगे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं देन आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर आर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ एंड मैग्नीफिकेशन कितनी होती है? ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है फोकल लेंथ इन्फिनिटी एंड मैग्नीफिकेशन भी इन्फिनिटी। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है फोकल लेंथ इन्फिनिटी, मैग्नीफिकेशन 1। थर्ड ऑप्शन है फोकल लेंथ 0, मैग्नीफिकेशन 1। एंड फोर्थ ऑप्शन है फोकल लेंथ 0, मैग्नीफिकेशन 0। तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन बनेगा सेकंड वाला, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है और मैग्नीफिकेशन आपकी 1 होती है इसमें प्लेन मिरर की। तो ये आप डायरेक्ट याद रखना इसको, चाहे आप जो भी आपके नोट्स बना रहे हो, फिजिक्स के सेपरेट नोट्स बना लो, केमिस्ट्री के अलग और बायोलॉजी के अलग। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आप उनमें नोट कर सकते हो कि जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ एंड मैग्नीफिकेशन होती है वो कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जीन, देन ट्रांसलेशन, देन mRNA, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन लास्ट में आपका प्रोटीन। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन में भी दिए हुए हैं, ये शफल कर रखे हैं बस नेम वगैरह इन्होंने। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज जीन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन mRNA, देन ट्रांसलेशन, लास्ट में आपका प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन अ प्लैनेट इज 5 सेकेंड एंड द इफेक्टिव लेंथ इज 5 मीटर। हाउ लॉन्ग शुड इट बी मेड टू मेक 20 ऑसिलेशन इन 30 सेकेंड। तो फिजिक्स से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। भी कोई एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड और इफेक्टिव लेंथ जो उसकी दी हुई है वो दी हुई है हमें 5 मीटर। आगे इसने पूछा है भी हाउ लॉन्ग शुड इट बी मेड टू मेक 20 ऑसिलेशन इन 30 सेकेंड। उसकी लेंथ हम कितनी कर दें कि वो 20 ऑसिलेशन करे 30 सेकेंड में। तो देखिए हम सबको पता है पेंडुलम कुछ ऐसा सा होता है, सिंपली ऐसे, ये आपका बोब हो गया और ये लेंथ हो गई। तो ये जो लेंथ दी हुई है हमें 5 मीटर दी हुई है और इसका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो हमें इनिशियली कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है और इफेक्टिव लेंथ दी हुई है। तो इसका फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय में जी। एल हो गई लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी आपका हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से आप लोग टाइम पीरियड निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आप लोग टाइम पीरियड तो हमें दिया हुआ है इन्होंने 5 सेकेंड,
हमें क्या निकालना है, लेंथ भी हमें दी हुई है 5 मीटर और जी हमें नहीं पता उस प्लैनेट पे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें 5 सेकेंड, तो हम इसकी जगह 5 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 2 पाई, एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, √5 अपॉन में जी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जी की वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 5। जी की वैल्यू आपके पास आ गई 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 5। अब आपको क्या करना है, इसमें उसी प्लैनेट पे बात हो रही है ना, ये उसी प्लैनेट पे हम उसकी कितनी लेंथ करें ताकि वो 20 ऑसिलेशन करे 30 सेकंड में। अब देखो 20 ऑसिलेशन कर रहा है 30 सेकंड में, तो यहाँ से आपको उसका टाइम पीरियड पता चल गया। कितना टाइम पीरियड होगा, 20 ऑसिलेशन कर रहा है वो कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में करेगा, 30 अपॉन में 20 सेकंड में। इट मीन्स 1.5 सेकंड में एक ऑसिलेशन करेगा वो, है ना। तो टाइम पीरियड उसका कितना हो गया, 1.5 सेकंड। अब उसका टाइम पीरियड हो गया 1.5 सेकंड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई √L बाय में जी। अब आप लोग इसमें देखिए टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है, 1.5। हमें लेंथ निकालनी है ना, एक बार आप इसको यहीं से इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। हमें लेंथ निकालनी है इसमें, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इसके नीचे आ गया, और यहाँ से L अपॉन में जी। इस जी को इधर ले जाइए आप लोग, L की वैल्यू आ गई ना, ये आपकी लेंथ आ जाएगी यहाँ से निकल के। पिछली इक्वेशन में जी की वैल्यू हमने निकाली थी ना, कितनी आई थी, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, जी की वैल्यू हमारे पास आई थी, देखिए जी की वैल्यू हमारे पास थी 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 5। और अब हमारे पास लेंथ की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर जी अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। तो अब आप लोग यहाँ क्या कीजिएगा, टाइम तो हमें दिया हुआ है, कितना है टाइम, कितना दिया हुआ है हमें 1.5, हमने निकाल लिया ना अभी, इतनी ऑसिलेशन करेगा वो। इनटू में जी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन में 5 और अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, 1.5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2.25, और नीचे क्या आ गया 5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.45 मीटर। तो इसकी लेंथ आपके पास निकल के आएगी 0.45 मीटर। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 पाई √L अपॉन में जी। जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगा, उस पेंडुलम के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का कॉमन कंपोनेंट कौन सा नहीं है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर CFCs। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा लास्ट ऑप्शन CFCs। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन में कौन सी क्वांटिटी हमेशा कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम या फिर बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे हमेशा आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक हो, दोनों में लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपकी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में आपकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जा रही है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। ऑप्शंस हमारे पास हैं N2Cl2, O2 पॉजिटिव F2, थर्ड ऑप्शन है NO पॉजिटिव CO, फोर्थ ऑप्शन है O2 एंड N2। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर देखना है हमें।
तो इसमें आप ये चेक कर लेना कि दोनों में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। तो आपका NO प्लस और CO, इसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम आएंगे। तो आपका आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटिंग अलोंग अ सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज Q. The work done by the electric field on rotating charge in one complete revolution is ever positive, ever negative, zero या फिर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए इसने बोला है कि हमारे पास सेंटर पे कोई बड़ा कैपिटल Q नाम से कोई चार्ज रखा है और इसकी वजह से डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो उसकी वो कैसा बनता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक बनता है, स्फेरिकल बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इसने बोला है ये जो सर्कुलर पाथ बना है इसमें स्मॉल Q नाम से एक चार्ज है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। तो इसने पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जनरेट हुआ है वो इस स्मॉल Q चार्ज पे कितना वर्क डन करेगा एक रिवॉल्यूशन में। तो आप लोग देखिए ये इस तरीके से मूव कर रहा है। देखो मैं सिंपल डायग्राम बनाती हूँ फिर से। देखिए इस तरीके से आपके पास सर्कल है, यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज रखा है और यहाँ पे मान लो आप स्मॉल Q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। इस पॉइंट पे देखो आप लोग, इसकी मोशन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आपस में परपेंडिकुलर हो गए ना ये दोनों। अब परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा, वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो ही तो आएगा, बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, E.ds। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन क्या पढ़ा था हमने, E.ds। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका चैप्टर क्लास 12th का, वो भी आप अच्छे से करके जाएं, वहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब जैसे इसमें आप लोग देखो परपेंडिकुलर हो गए ना, E.ds, इट मीन्स दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। E.ds डॉट हटा के क्या आता है, cos थीटा, cos 90 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वर्क डन क्या आएगा आपका, ज़ीरो। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा, ज़ीरो वर्क डन होगा यहाँ पे। देखो दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई यहाँ से। पॉइंट चार्ज होता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी सिमेट्री कैसी होगी, स्फेरिकल। शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। अगर लीनियर चार्ज है इस तरीके से तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा उसकी सिमेट्री कैसी होगी, उसकी होगी आपकी सिलेंड्रिकल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप याद करके जाना कि पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी शेप कैसी होगी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी तो उससे कैसा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। RnH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा, दैट इज RnC। So this reaction is basically used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. So it is also called carbylamine reaction, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, रेप्लिकेशन ऑफ DNA ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। सेकेंड ऑप्शन है सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मिड्स डू नॉट ऑकर इन प्रोकैरियोटिक सेल। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रीकर्सर्स। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा थर्ड ऑप्शन, दिस इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी तीनों बातें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ठीक हैं कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं और कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ DNA ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, और लास्ट ऑप्शन भी आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड ऑन, फिजिक्स से ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये फिर से। इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग क्या क्या करके जा सकते हैं मेनली। एक तो आपका कलर कोड वाला क्वेश्चन आप पूछा गया था, वो टॉपिक आप अच्छे से कर लें।
और उसके बाद रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ये दोनों टॉपिक भी आप अच्छे से कर लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है या दोनों का मिक्स दिया हुआ है, तो उनमें जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे वो आपको निकालना आना चाहिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन है जैसे रेजिस्टिविटी कंडक्टर वायर की किस पे डिपेंड करेगी या रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, ये सब टॉपिक्स भी आप अच्छे से करके जाएं। इसके अलावा हीट से रिलेटेड क्वेश्चंस, पावर की यूनिट वाट हो गई, हीट जनरेटेड जूल वगैरह कितनी यूनिट निकलेंगी मीटर में, वो सब क्वेश्चंस भी आप अच्छे से करके जाएं। अब ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, क्रॉस सेक्शन पे, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर वायर एंड टेम्परेचर, या फिर ओनली टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वायर। सो रेजिस्टिविटी जो है आपकी, देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई में ए। रो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, एल लेंथ, ए क्या होता है एरिया। इट मीन्स जो रेजिस्टिविटी है आपकी वो आपकी मटेरियल की नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती। सो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। और वेरिएशंस भी आप अच्छे से करके जाएं कि मेटल्स का जो है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है, रेजिस्टिविटी एंड देन कंडक्टिविटी दोनों कैसे वेरी करेंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केस में। हो सका तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको ये टॉपिक्स जो है फिज़िक्स के करवा दूँ। बाकी आप अपने बेस पे भी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दें। जो टॉपिक्स मैं आपको बताती जा रही हूँ ये टॉपिक्स तो आप डेफिनेटली कर ही लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा इन्होंने। अ मास ऑफ 5 kg इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। इफ द मास मूव्स विथ 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी। अब इसने बोला है कि कोई मास है हमारे पास कोई मास दिया हुआ है जिसका मास कितना है 5 kg और वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस दी हुई है 1 मीटर। इफ़ द मास मूव्स विथ 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट RPM, इस तरीके से वो मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सबको ये भी पता होना चाहिए, ओमेगा आर। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर। रोटेटरी मोशन में इतनी वेलोसिटी की वैल्यू होगी ओमेगा आर के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी पूछी है इसने, हम सबको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, दैट इज हाफ mv²। तो v की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा आपका बराबर होता है हाफ m, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू और इसका स्क्वायर और साथ में आर स्क्वायर। न्यू होती है आपकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से निकाल लेना। 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है ना, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना। 1 मिनट में दी हुई ना 300 रिवॉल्यूशन, आपको लेके चलना है पर सेकंड में, RPS में लेके चलना है इसको। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है 300। 1 सेकंड में कितनी करेगा 300 अपॉन में 60, तो 5 RPS आ जाएगा। न्यू की जगह आप 5 पुट कर देना, 2 पाई ये वैल्यूज़ पुट कर देना। रेडियस 1 मीटर दी हुई है, मास भी हमें 5 किलोग्राम दिया हुआ है। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन 250 पाई स्क्वायर। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। AC3H8 प्लस BO2 प्लस DCO2 प्लस EH2O बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है आपको। तो A, B, D और E की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो जब आप इसको देखोगे तो आपका इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1, 5, 3 एंड 4। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लेंज़ लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास, मोमेंटम या फिर एनर्जी। सो लेंज़ लॉ जो है आपका किसका कॉन्सिक्वेंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डायरेक्ट याद रखना। लेंज़ लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस है। और लेंज़ लॉ क्या कहता है इसकी भी आप अच्छे से डेफिनेशन करके जाएं। मैग्नेटोस्टेट से क्वेश्चन पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर।
what will be the focal length of this combination, प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 80 सेंटीमीटर, माइनस 40 सेंटीमीटर या फिर प्लस 40 सेंटीमीटर। तो देखिए एक तो हमें कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एक हमें कनकेव लेंस दिया हुआ है, उसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव की फोकल लेंथ माइनस में होती है। तो प्लस 8 एंड माइनस 10 हम लेके चलेंगे। फिर इसने बोला है कि इस कॉम्बिनेशन की ओवरऑल फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी बनेगी। तो दो लेंसेज अगर पूछ ले उनका कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, तो उसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको f1 मान लो, इसको f2 मान लो। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/8 माइनस 1/10। एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2/80। इट मीन्स प्लस 40 सेंटीमीटर। ये इक्वल टू 1/f था ना, उसका भी आप लोग रेसिप्रोकल करोगे लास्ट स्टेप में, तो प्लस 40 सेंटीमीटर इसका आंसर बनेगा आपके पास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ध्यान से देखिए, प्लस और माइनस 40 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है, बट प्लस और माइनस दोनों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका मेनली एग्जामिनर आपका साइन कन्वेंशन ही चेक करना चाह रहा है कि जो है लेंसेज वगैरह को लेके आपको कितनी नॉलेज है, साइन कन्वेंशंस वगैरह के बारे में आपको कितना पता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा प्लस 40 सेंटीमीटर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और ऑप्टिक्स में से भी जो है आपकी रे ऑप्टिक्स जो है, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये सब टॉपिक्स आप अच्छे से करें। क्रिटिकल जो है एंगल होता है डायमंड के केस में, तो वो सब आप अच्छे से करके जाएं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी दूसरे पेपर में, इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, और डाउट रहता है देन आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर। बनी कि ना बनी बेराना।